बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान में एहतसाब का एक इदारा है और इस इदारे का नाम है नैब। और ये जो इदारा है नैब, इसके जो एक्शंस हैं, इसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में सियासतदानों को कई हफ्ते पहले ही पता चल जाता है कि इसने फलाना काम करना है। और पता भी किनको चलता है? हुकूमत वालों को नहीं, अपोजिशन वालों को पता चल जाता है। तो काफ़ी दिन पहले हमारे इस प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक दावा किया था। उस वक्त तो मैंने उनको सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज सारा दिन मुझे राना सनाउल्लाह साहब याद आते रहे। क्यों याद आते रहे, ज़रा सुने राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था। तो ये किस किस को गिरफ्तार करने लगे हैं? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम है, शाह खाकान अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, और बाकी मैं तो हूँ ही। बाकी मैं तो हूँ ही। तो ये काफ़ी दिन पहले उन्होंने कहा था कि नैब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने लगी है, और उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, फिर जवेद लतीफ़ साहब हैं, और उसके बाद मैं तो हूँ ही। अब आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए नैब उनके घर तो पहुंची थी, लेकिन शहबाज साहब जो है वहाँ पे उनको मिले नहीं। तो अभी तक नैब उनको ढूंढ रही है, इधर उधर गिरफ्तार करना चाहती है। तो राना साहब की काफ़ी सारी बात जो है वो सही साबित हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले मरहले में क्या वाकई शाहिद खाकान अब्बासी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हो जाएंगे, जवेद लतीफ़ भी गिरफ्तार हो जाएंगे? तो ये आज हम पूछेंगे जनाब नदीम अफजल चंद साहब से, जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब। और उनके साथ मैंने दावत दिया जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। जवेद लतीफ़ साहब, जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तो आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि आप कब गिरफ्तार होंगे। यहाँ से गिरफ्तार नहीं करवाना। अच्छा, ठीक है। अब ये बताएं नदीम अफजल चंद साहब, ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि अपोजिशन को पहले ही पता चल जाता है कि नैब हमें गिरफ्तार करने वाली है, और आज सारा दिन नैब जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाह रही थी, वो गिरफ्तार नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की तारीख में सियासत हुई है ना, आज तक लोगों ने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ सियासत की, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की। ये पहली अपोजिशन है जो अपने आप को, जिनको, जो नैब को अपने लिए मसीहा समझती है। वैसे इररेलेवेंट है, कोरोना में इररेलेवेंट, टिड्डी दल में इररेलेवेंट, असम्बली की कार्रवाई में इररेलेवेंट, सिर्फ रेलेवेंट है नैब के सामने। और गिरफ्तारी करनी हो तो इस तरह लाइव चैनल कवर करते हैं और 5 घंटे गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारियाँ इस तरह नहीं होती। हमद मीर साहब, गिरफ्तारियाँ करनी हो बंदे को पता ही नहीं चलता, बंदा रात को सोते हुए उठा लिया जाता है। आप बड़े तालिब इल्म हैं, सियासत के भी और दानिश्वर भी हैं, और हमने तो जितना आज तक पढ़ा है पाकिस्तान की तारीख में। अब ये क्योंकि इनको अपने केसेस का तो पता है, शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ जो पहली दफ़ा इंक्वायरी हुई है, असल तो शुगर माफिया के वो बादियों नज़र में, या कह लें खालक तो ये है ना। तो अभी इनको पता है, इनको अपने केसेस का पता है। इनको नैब ने आज रेलेवेंट कर दिया दोबारा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब रेलेवेंट नहीं थे ना, उनसे ज़्यादा तो उन चोरी निसार वाले बयान से जवेद लतीफ़ ने तो उनकी फूक निकाल दी थी ना, चोरी निसार की। और शहबाज शरीफ साहब की मरियम ग्रुप ज़रा रेलेवेंट था। तो उन्होंने कहा को शहबाज शरीफ साहब ने कहा, भाई अब बैठ बैठ के लैपटॉप के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके थक गया हूँ, तो ज़रा कोई ये तो आपका ये ख्याल है कि वीआईपी ट्रायल है? आपका ये ख्याल है कि वीआईपी ट्रायल है? मैं बिल्कुल बड़ा वीआईपी ट्रायल है, ये वीआईपी ट्रायल है। और नैब जो है वो मुस्लिम लीग नून को तकवीयत पहुंचा रही है। मैं देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब की ज़ात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा। जिन बंदों के ऊपर केसेस हैं, देखें उनके ऊपर बड़े सीधे सीधे केसेस हैं। उनके बच्चा मफरूर है, चौधरी शुगर मिल वाला केस है, टीटियाँ हैं, उनके एसेट का केस है, सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह खुदा न खास्ता होता, मैं बेगुनाह होता, तो मैं खुद चला जाता नैब के दफ्तर। आए भाई, चले मेरा ट्रायल करें। सियासी आदमी को और क्या चाहिए, उसका ट्रायल हो जाए और ड्राई क्लीन से हो, कि अगर बेगुनाह हो, अगर गुनहगार हो तो फिर अच्छे वकील उन्होंने ऑलरेडी पेड हैं माशाल्लाह, अदालतों में भी उनका एहतराम है। ठीक है। और हाई कोर्ट लाहौर में तो अच्छा खासा एहतराम है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस ट्रायल को मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कोई ट्रायल नहीं समझता। हमने जितने आज तक ट्रायल पढ़े हैं ना, उसमें कराची हैदराबाद से लेकर मस्त जेल या डयाला जेल या जितने भी पढ़े हैं, उसमें कोई ट्रायल नहीं। ओ जवेद लतीफ़ साहब, आप नैब की पेशियाँ भुगत भुगत के आपके जो सर के कुछ बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं, वो मानते नहीं, वो कहते हैं नैब आपको फेवर दे रही है। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं वो, इस लिहाज से कि आज अभी
मेरे छोटे भाई हैं नदीम अफसर मैंने चांद आपका साहब, नाम तो नहीं लिया, मगर मैं आप एवं ही इन्होंने आपके ऊपर बात छेड़ दी है। मगर नहीं, मैं एक अर्ज करने दें। मैं ये कहता हूँ कि अभी इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया, अगर इस तरह मैं जिक्र करता तो मुझे नोटिस आ जाना था। नहीं, मैं क्या जिक्र अच्छा, इसी तरह जिस तरह ये कह रहे हैं कि वीआईपी ट्रायल हो रहा है, मतलब जो बातें कर रहे हैं बात तो समझ आ रही है, मगर ये नोटिस हमें ज़रूर मिलने थे। अब मैं बात करता हूँ, बात और है, ये एहतसाब का चक्कर नहीं है। आप ये देखें हामिद मीर साहब, मैं 3-4 सवाल रखता हूँ, अगर इजाज़त दे दें तो थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि इनसे मुल्क चल नहीं रहा। इनसे ये देखें मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और यहाँ तक कि कोरोना में कोई इनकी हिकमत अमली नज़र नहीं आई। और जब इनसे कोई चीज़ काबू में नहीं आ रही होती, बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, इशू बन रहे होते हैं, स्कैंडल बन रहे होते हैं, वो इनकी करप्शन के हों या दूसरे हों, तो ये शरीफ फैमिली को निशाना बनाते हैं, या एक हफ्ते के लिए सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हैं। एक वज़ीर की ड्यूटी होती है कि एक हफ़्ता आपने ये काम करना है, दूसरे वज़ीर ने शरीफ फैमिली के मुतल्लिक़ बात करनी है। उसका ज़िंदा सबूत ये है कि जो अभी आपने क्लिप एक सुनवाया कि 4 दिन पहले किसी ने कहा हमारे साथी ने कि पकड़े जाएंगे 4 लोग। वही बात सीधी सी है कि आप ये देखें कि 28 में आज जो वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए उस पर 28 मई की डेट पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आज 2 तारीख को पेश हो भी जाते शहबाज शरीफ तो तब भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाना था। तो मुझे ये बताएं कि फिर हम किस तरह ना कहें कि ये नजूमी हैं, शहजाद अकबर या शेख रशीद जो हैं जो बात करते हैं, नहीं, अंदर की बात बाहर आती है। और दूसरे नंबर पे फैसला करते हैं इमरान खान साहब, और किस तरह करते हैं आप ये देखें कि आपके चैनल के मालिक के साथ आज 80 दिन हो गए हैं, क्या सलूक किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ का आप करें इन्वेस्टिगेट या उनकी सारी फैमिली को करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर मुझे कहने की ये तो इजाज़त दें ना हामिद मीर साहब कि आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हो, आप उसको साफ पानी में करते हो या गंदे नाले में करते हो या उसको किसी और चीज़ में करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, असासाजात में भी करो, भले आप उसके रेफरेंस अलग अलग बनाओ, मगर आप एक दफा गिरफ्तार करते हो नवाज शरीफ को, दोबारा नवाज शरीफ को। अच्छा, अब आपके अपने बारे में क्या पेशीन गोई है, कब गिरफ्तार होंगे? मैं ये कहता हूं, इसी तरह मैं अपने बारे में कहता हूं कि 2000 में नैब ने जब मुझे नोटिस किया, 2003 में मुझे क्लियर कर दिया। मुझे ये बताएं कि वही एसेट जो हैं आज फिर मुझे से पूछे जा रहे हैं। इसी तरह मुझे ये बताएं कि एंटी करप्शन है, ये 8 महीने पहले मुझे क्लियर करता है, फिर मुझे नैब बुला लेता है। बात ये नहीं है, नैब जब बना तो परवेज़ मुशर्रफ ने उसको इस्तेमाल किया जमातों को तोड़ने और जोड़ने के लिए, मगर ये जिस बेदर्दी से इमरान खान इस नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एहतसाब के इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ भी ना कर सका। उसकी जिंदा मिसाल एक अगर फिर नदीम अफसर चंद साहब बात कर लेते हैं। मैं क्योंकि तकलीफ में हूँ, मैं इसलिए ये बात इनकी इजाज़त से, क्योंकि शायद मैं दोबारा प्रोग्राम में ना आ सकूँ, उससे पहले गिरफ्तार हो जाऊँ, तो मैं ये टाइम ले रहा हूँ इनसे। मैं गुजारिश ये करता हूँ, कोई पाकिस्तान का एक अदारा है जो इमरान खान को इन्वेस्टिगेट कर सके? किस तरह? आप मुझे ये बताएं कि वो फॉरेन फंडिंग केस ऐसा क्या नाम है उनका, अकबर एस बाबर, धमकियां तक इनके वज़रा उसको देते हैं, मगर कोई पूछने वाला है? 5 साल हो गए हैं वो केस लगे हुए, कोई पूछने वाला है? बिलियन ट्री स्कैंडल को कोई पूछने वाला है? मेडिसन स्कैंडल को कोई पूछने वाला है? मालूम जप्पा केस को कोई पूछने वाला है कि अगर नैब ने जहांगीर तरीन को पकड़ लिया फिर खुश हो जाएंगे आप? ये सुन लें आप, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपना हामिद मीर साहब आपके प्रोग्राम में जिम्मेवारी से ये बात कहने लगा हूं, ये सारी रिपोर्ट जो बनवाई गई है ये इंतकाम लेने के लिए जहांगीर, मैं कोई उसका हमायती नहीं हूं, मैं कोई उसका वकील नहीं हूं, बहुत सा उसमें फॉल्ट होंगे, मगर ये जो रिपोर्ट है हामिद मीर साहब, ये उसको पकड़ने के लिए, और वो बात कह चुका है पहले जहांगीर तरीन साहब कि मुझे बैलेंस करने के लिए उस वक्त सजा दिलवाई गई, उसने कहा, मैं नहीं कह रहा। मगर आज भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके जहांगीर तरीन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि वो हदफ है, उससे भी इंतकाम लेना चाहते हैं, बैलेंस हो सके।
क्या इस तरह एहतसाब जी होते हैं? जी 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 चलो एक तो अच्छा हो गया कि आज नून लीग जहांगीर तरीन साहब के, इनका अच्छी बात है, ये भी अच्छा पीटीआई हुआ पे ना, खुल एतमाद के है। बात सामने आ गई ये भी है PTI पे कि एतमाद नून है। लीग का अंदर से राब्ता है जहांगीर तरीन जहांगीर के तरीन साथ। साहब इस पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई से तो इनका एतमाद है। पीछे रह गया नैब। क्या जो पीछे कमर जमान के दौर में नैब था वो इंडिपेंडेंट था या वज़ीर आज़म के मतहत था? जवाब दे दें मुझे। चंद साहब, क्या वो इस तरह इस्तेमाल नहीं, हुआ? मुझे सिर्फ आप ये बता दें किसको वो गिरफ्तार independent किया था। गया? उस नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अल्फाज कहे नहीं हैं, नहीं, इनसे मुझे, नहीं। मेरा भाई है बड़े, इनसे नहीं, पूछते हैं वो इंडिपेंडेंट था या चेयरमैन मैं- वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़ी के अच्छी मतहत बात था? की है ये हाँ, भी। बड़ी अच्छी मुझे- बात की। नहीं नहीं, मैं हम हाँ या ना में हाँ जवाब या ना दे में दें। जवाब दे। मैं आगे गुफ्तगू शुरू मैं कर, ये टाइम कहता मेरा हूं है कि ना। अगर तो हमने या पीपल्स पार्टी ने उसको इस्तेमाल किया अच्छा, है तो वो इंडिपेंडेंट अच्छा, नहीं था। मेरी बात और सुनो। अगर किसी को आपको जवेद लतीफ गिरफ्तार साहब, नहीं किया, जवेद लतीफ इमरान खान साहब, को गिरफ्तार नहीं किया, पीटीआई को बनने ठीक, दिया, चले। तो क्या जवेद वो लतीफ साहब, मुझे आपके साथ भी ज्यादती होगी, अगर अदल नहीं होगा तो नदीम अफजल को अफसोस होगा एज ए पोलिटिकल वर्कर। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में 1985 से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर पंफलेट फेंकना, जमामा के ऊपर गुफ्तगू करना, गलत इमरान है। खान साहब की अब गलत है। मौजूदा बीबी के ऊपर गुफ्तगू करना, सैफुर रहमान का एहतसाब, एक पॉलिटिक्स में गंद घोला आपने है लोगों ने, नून लीग ने, मतलब आपकी जात नहीं, इंतहा नून आपने लीग की है। अच्छा मेरी बात, इंतहा पीटीआई मैं- ने की है। लेकिन आप सुन रहा पीटीआई। आज आप भी मुजम्मत नहीं कर रहे फिर इसके बावजूद अब नहीं, रह मैंने की तो बात, की है। मैं अगर तो कह रहा हूं कि मौजूदा गलत है। चेयरमैन सारा सेटअप आपका लगाया हुआ है। जब नैब में रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, उस वक्त आपने नहीं की, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब आपके कंट्रोल में थे, आप उनको इस्तेमाल कर रहे थे। इफ्तिखार चौधरी इनके कंट्रोल बिल्कुल में थे कि कंट्रोल उनको में था, इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल इनकी ये भी कंट्रोल में था। आपसे मैं बेहतर ओपन कोई नहीं कह रहा हूँ, जानता। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। इनका राना सनाउल्लाह का साहब का कजन है, अब तो पहले उस वक्त मौजूदा कजन थे। ये सारे 10 साल मौजूदा बाद कजन साहब का कजन। आप मुझे ये बता दें 10 साल बाद किसकी टाइम बार्ड पिटीशन और लगी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिवाय इस फैमिली के? बता दें मुझे। नेशनल बैंक का केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कर्जे माफ हुए हैं, एक मुझे केस दिखा दें वो किसी और का हुआ है? उदैबिया पेपर मिल का जिस तरह केस इनका लटकता रहा है, असगर खान केस जिस तरह इनका लटकता रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में यार कहाँ एहतसाब हो रहा है? मैं आपके प्रोग्राम में कुछ 10 दफा कह चुका हूं इन असगर 15 खान- सालों में। असगर देखिए, आप अपने प्रोग्राम correction, निकाल लें, मेरी बात correction, नहीं, correction। प्लीज टाइम दे असगर दें। खान केस जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने नहीं लटकाया, वो साकिब नसार साहब के दौर में लटका। चलो लटका हुआ है ना अभी भी। एफआईए से कहा कि अच्छा, सबूत लेके आप आओ, मेरी बात एफआईए सुन, सबूत नहीं आप लेके मेरी आई। बात सुन सर, आप मैं अगर जहां पे गलत कह रहा हूं आप मुझे टोक सकते हैं। हाँ। देखिए सिस्टम अगर आपने करप्ट कर दिया हो, आप सिस्टम को ठीक ना होने दे रहे हैं, उसका जिम्मेदार पॉलिटिकली कौन होता है? इंटेलेक्चुअली। ठीक है, फिर आपने निजाम के खुद विक्टिम है, इमरान खान के विक्टिम नहीं है। 30 साल आप इक्तदार में रहे, आपने हर सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, नैब का सिस्टम, SCCP का सिस्टम, कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम, हर सिस्टम को आपने गंदा किया है। फिर आप कहते हैं लेकिन इंतसाब अच्छा हो आप रहा है। एक जरा सुने जरा कि पहले तो राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे ना कि मैं फड़िया जावांगा, वो शहबाज शरीफ आज साहब- तक जितने ने ना फड़िया कदी उस बंदे ने भी तुसा ले आंदा टीवी ते ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ पे ਕੀਤੇ ਨੇ। ए मैं मुख्तारे को पूछा ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਜੀ, ਜ਼ਰਾ- ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਿਆਂ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। मुख्तारे ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੜਨਗੇ 1985 ਤੋਂ मुख्तारे ਬਾਅਦ को- अरबपति बन गए सारे। मुख्तारे को सुनवाना है एक क्लिप शहबाज शरीफ साहब का थोड़े दिन पहले का। वो आपके कुछ साथी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको 2 जून को नैब ने बुलाया भी है, आपको खुद क्या लग रहा है कि आप कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर पाएंगे या उससे पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? अगर मुझे नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार करना है तो बड़े शौक से करे, और मैं जानता हूं मुझे वो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। सुन ले मेरी बात, जो पहले जिन केसेस में मुझे गिरफ्तार किया गया उसको आपको सारा अच्छी तरह इल्म है। वो इसलिए करना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार कि मैंने लंदन में जो पाकिस्तान को बदनाम कराने का जो अपना इमरान खान न्याजी और शहजाद अकबर ने मिलकर जो एक घिनौना खेल खेला, और डेली मेल में जो एक झूठी स्टोरी लिखवाई और कहा कि डिफिट का मैंने खुदा न खास्ता पैसा खाया, और डिफिट की अगले दिन ही छुट्टी थी, तरदीद आ गई बड़ी भरपूर। वो जो मैंने केस किया, ये उस केस को, मेरे मुकदमे को वहाँ पर असरअंदाज
करने के लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, और इसकी क्या वजह है? मैं तमाम सवालों का जवाब मैं देता हूँ, पीछे भी गया, मैंने एक एक चीज़ का जवाब दिया। मैं किसी जो टेलीविज़न पर आके जो मीडिया ट्रायल होता है उसकी मैं घटिया मिसाल यहाँ पर नहीं देना चाहता, वो सब अपना वक्त का ज़िया है, लेकिन हर सवाल का मैंने जवाब दिया और मज़ीद जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन इन्होंने गिरफ्तार करना है तो बड़े शौक से गिरफ्तार करें मुझे। उनको पता था कि मुझे कौमी असम्बली के बजट इजलास से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनको पता कैसे चलता है? बजट इजलास में से तब गिरफ्तार किया हो अगर इनकी पार्लियामेंट में रेलेवेंसी हो कोई, तो पार्लियामेंट में कब उन्होंने आके, जब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो चेयरमैन थे, जब वो मिनिस्टर इनकलेब में गिरफ्तार हुए थे उस वक्त डेली असम्बली में आते थे। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब कब असम्बली में डेली आए? जरा उठा के देख लें। हाँ जी, पीएससी से रिजाइन किया। भाई अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा इदारा पार्लियामानी निजाम में आपके जिम्मे, आपको चेयरमैन बनाया हुआ है, आप भाग रहे हैं पार्लियामेंट से। आप इसका मतलब अदम एतमाद कर रहे हैं पार्लियामानी निजाम से। आप बाहर जाना चाहते हैं, आप इलाज के बहाने, आप इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, अपोजिशन में आए तो उस वक्त मुल्क से बाहर। अच्छा, अब ये बताएं जी, हाई मॉरल ग्राउंड होता है पॉलिटिक्स की बुनियाद। साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब अब गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका मतलब फिर अब बजट इजलास में आप हंगामा राई करेंगे? मैं एक पहले अगर इजाज़त दें तो इन्होंने एक बड़ी बात अच्छी की है कि टाइम बार्ड हो गया था एक केस में, तो दोबारा कैसे लगा। तो फिर मैं नदीम अफजल चंद साहब से गुजारिश करूँगा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा हुई, ये भी इससे पहले मिसाल नहीं है। और दूसरा मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि क्या मुझे आप ये कहते हैं कि डॉन लीक्स, जब मैं अपने घर को दुरुस्त करने की बात करता हूँ तो आप अलकायदा को तरबियत देने की बात अमेरिका में बैठ के करो। वो स्लिप ऑफ टंग था यार। एक सेकंड मीर साहब, अगर आप ईरान में बैठकर अपनी सरजमीन जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने का इतराफ़ करो, वो भी स्लिप ऑफ टंग था। ये भी ठीक है। आप अगर मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के बावजूद भी कोई हिकमत अमली ना दे सको तो फिर भी आपको अदारा ना पूछे, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ये भी ठीक है। मुझे ये फिर बताएं कि क्या इन्होंने एक कमेटी बनाई कि जनाब सुई गैस के बिल जो हैं वो वापस किए जाएंगे। इमरान खान साहब ने फरमाया आज तक बिल वो वापस हुए जो जायद बिल आए थे, बिजली के इसी तरह आए। इसी तरह इन्होंने अद्वियात स्कैंडल जो आया उस पर भी इन्होंने कहा कि कमेटी बना दी है, रिपोर्ट सामने आएगी। 2 साल गुजर गए, आज तक आई है। ये जो चीनी रिपोर्ट सामने आई है, मैं वो पहले कह चुका हूं कि ये इंतकाम लेना चाहते हैं तरीन से, कुछ और लोगों से, और उस आड़ में किस चीज शरीफ का, फैमिली से। किस चीज का इंतकाम जहांगीर तरीन से लेना चाह रहे हैं? आज नदीम अफजल चंद भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन की हमायत कर रही है। यानी पहले वो एटीएम था, अब वो आपके लिए मजलूम हो गया। उसकी वजह यह है, एक तो एटीएम नए से नए मिलते रहते हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है कि जब एटीएम खाली हो जाए तो फिर और भी ज़रूरत होती है। चौथी बात एक ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है एटीएम, वो कोई खैराती इदारे पे नहीं कर रहा होता, वो कर रहा होता है उसको डबल करने के लिए। तो जब उसने डबल किया तो फिर उसके बाद तकलीफ हुई कि अब हिस्सा। तो इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अपने ऐसे साथियों को पसंद नहीं करता जो उसकी हुकूमत में असर और सूख इस्तेमाल करके नाजायज तरीके से पैसा कमाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब खर्च हो रहा था, एक सेकंड, हाँ अहमद मीर साहब, जब खर्च हो रहा था उसको पता नहीं था कि ये नाजायज तरीके से दौलत कमाई हुई है? उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे। अच्छा, उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, दौलत का इल्म था और उनको ये इल्म था कि ये अरबों खरबों रुपया जो मेरे पे खर्च हो रहा है इसकी कोई वापसी भी होगी। उस वक्त इमरान खान को ये इल्म था कि ये आदमी जो है जहांगीर तरीन जिसका नाम है, ये किसी जमाने में शहबाज शरीफ के बहुत करीब था, तो ये काम का आदमी है। अच्छा, काम का आदमी है। तो जब पॉलिसी बन रही थी कोई भी, चीनी की, गंदम की, आटे की, ज़राअत के हवाले से, तो उस वक्त उसको चेयर करने का कौन मौका देता था? काबीना में क्यों बिठाया जाता था? फिर मुझे ये बताएं कि अगर चीनी आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो जब रेट पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे थे तो अहमद मीर साहब उस वक्त जागना आई उनको, जब वो कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं चला, सुबह उठ के पता चला डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसका मतलब मैं इतना नालायक समझूं उसे। आपने वैसे वकालत की हुई है? मैंने अभी तो नहीं की, लेकिन आप तो जहांगीर तरीन के बड़े जबरदस्त वकील हैं आप। अहमद मीर साहब बन जान के वकील। लेकिन जिसके साथ मैंने वकालत की है अलीम खां की भी, मैंने सप्तैन की भी की है, इसलिए अब आप अलीम खान को और सप्तैन खान को जहांगीर तरीन से तो ना मिलाएं। नहीं, वजह देखिए, जब आप अलीम खान और सप्तैन खान के खिलाफ नैब के पास कोई सबूत नहीं था, ये तो मैंने बात बार बार कही है।
लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में तो सबूत सारी यार, दुनिया को पता है। अनफॉर्चुनेटली आज मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रही ना है। हमद मीर साहब, जब मैं अलीम खान की गिरफ्तारी पर उसको सपोर्ट करता था तो उस वक्त भी ये पीटीआई के लोग कहते और थे जहांगीर तरीन तो अभी ओ यार, गिरफ्तार ही नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो उसके भी असर सूख है, इतना आसान उसको गिरफ्तार करना नहीं है। अच्छा। यस, बिल्कुल। ये वो चंद जी, वो ये जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना इतना भी आसान नहीं है। वे मुस्कुराई जा रहे हो। जितना ये समझते हैं, मैं जितना तो समझता हूँ किसी बंदे को भी उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक आपको ठोस सबूत सवाए शहबाज शरीफ के और फैक्ट फाइंड। देखें आप क्या मैं ये कह सकता हूँ इंक्लूडिंग मीर शकील रहमान? क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। हर बंदे, मैं मीर क्यों शकील किया गया? रहमान का मैं उस नाम पे ले आवाज लेता क्यों हूं। नहीं उठाते? जब तक आप रेलेवेंट, जब तक आप केस अदालत में साबित ना करें नैब के कानून के मुताबिक, देखें अदालत में जाए, रेफरेंस दायर करें, अदालत सजा दे किसी को, ये। लेकिन नैब का कानून अगर नहीं सही बना तो उसके जिम्मेदार भी ये लोग हैं यार। बिल्कुल है। कमाल है। नहीं है ना आप लोग। अच्छा, एक अगर सेकंड, मेरी बात सुने, ये भी अच्छा बात मैं सुने। आपको, इनको पता है जेल किस में होनी चाहिए? इनको होगी तारीखी तौर पर, मैं आज पॉलिटिकल वर्कर, मियां शहबाज शरीफ साहब को इंटेलेक्चुअल करप्शन में सजा होगी। इंटेलेक्चुअल करप्शन, वोट को इज्जत दो के नारे से फिरने पर, कौम को बेवकूफ बनाने पर। तो वोट को इज्जत देने का मतलब यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अवाम की हुक्मरानी, वोट की इज्जत, आइन की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, फेयर इलेक्शन जिसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ना हो, जिसमें हमीद गोल ना हो, जिसमें गवर्नर जिलानी ना हो, जिसमें रफीक तारड़ का सदर बनना ना हो, जिसमें हेलीकॉप्टर केस ना हो, क्वेटा वाला, क्वेटा में नोट बांटने वाला ना हो, सजाद अली शाह पर हमला ना हो, ताकि उस तारीखी तौर पे हम माफी मांगे आगे। ये बातें तो सही अब ये मैं मौका दें, ये मैंने एक मिनट मैं अपनी बात बोला, मेरे भाई आप बड़े प्लीज, भाई हैं, प्लीज। ये है इंटेलेक्चुअल करप्शन। अगर ये बातें शहबाज शरीफ साहब, हबीब जालब की नज़म उनके हाथ में होती, कहते इसको मैं नहीं मानता, मैं माफी चाहता हूँ। सैफुर रहमान का एहतसाब जेली था, मैं माफी चाहता हूँ। मुशर्रफ का, जिस तरह आज जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में नैब इसलिए बनाया गया था, मैं माफी चाहता हूँ। अगला बात, आखिरी काम, बड़ी 10वां पॉइंट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से दो चीजों से फिरना। अहमद मीर साहब मेरी बात जवाब दे। कमाल है यार, पता नहीं इसके बाद ये कह रहे हैं मैंने नहीं आना इस प्रोग्राम में। 10वां नंबर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से फिरना जुडिशियल जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में। चले ये आप रबानी से पूछ लें। अच्छा अगली बात, नैब रिफॉर्म जो शहीद मोहतरमा के साथ अब जवेद लतीफ साहब, लेकिन ये 10 पॉइंट का जवाब हबीब जालब साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था झूठे मुकद्दमात हैं, फर्जी शहादतें, हम फिर भी लिख रहे हैं जुनू की हकायतें। जुनू की हकायतें कौन लिख रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है, ये इनको भी पता है। अच्छा, लेकिन एक हमद मीर साहब मैं गुजारिश करूंगा, एक इन्होंने बात बड़ी अच्छी करते हैं, मुझे ये बताएं नदीम अफजल चांद साहब कि आप क्या नहीं चाहते कि वोट को इज्जत मिले? कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना? मैं तो अभी कह रहा हूं। एक सेकंड यार, एक सेकंड, अब एक सेकंड के लिए मुझे अगर इजाजत दे दें तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने गनवाया कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, 10 पॉइंट, 10 निकाती एजेंडा। अच्छा यार, बात तो करने देना, अगर इजाजत है मजलूमा नाल ते गल करन दे। मजलूम है नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप ये बात कर रहे हो नदीम अफजल चांद साहब, क्या मुझे ये बताना आप पसंद करेंगे कि आपके इत्तेहादी हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर क्या फरमा रहे हैं कि मेरी जमात को तोड़कर पीटीआई बनाई गई और किस ताकतवर बंदे ने बनाई? ये आप इस पे लब कुशाई करेंगे? लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट दायर किया उसमें कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। इनका इत्तेहादी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और एक इनके तारक बशीर चीमा साहब हैं, वफाकी मिनिस्टर, वो मिलके आते हैं इत्तेफाक से, मैं और वो एक इकट्ठे प्रोग्राम में सेम डे होते हैं। वो आके कहते हैं कि मैंने जाके बात किया प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा कि मैं छुप के वार नहीं करता, मैं सामने आके वार करता हूँ, ये वार मैंने नहीं किया, मैं ठीक करता हूँ उसको, आपको तसल्ली करा दूँ। इसका मतलब मैं अब भी ना समझूँ कि नैब इनके इख्तियार में है। और मुझे ये कहना है कि गिला ये क्यों कर रहे हैं? अगर तारक बशीर चीमा साहब को ये इल्म नहीं है कि नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, वो वफाकी मिनिस्टर आज भी हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट अदारा था तो उनको गिला प्राइम मिनिस्टर से करने की ज़रूरत क्या थी? नंबर 2, इनके वज़ीर दाखिला फरमाते हैं, जो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो को आपने कहा, मगर आपने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बात की। आज के वज़ीर इनके दाखिला फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर 3 लोगों की बात मान लेते तो चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर होते। मैं नहीं कह रहा इनके वज़ीर दाखिला बात कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? और अगर ठीक कर रहे हैं
तो फिर मैं वोट को इज्जत दो की बात क्यों गलत कर रहा हूं? और एक सेकंड, एक नजीम अफसर चंद साहब वजह तीन हुई ने गल्लां। चौथी बात मैं ये करता हूं कि मैं वोट को इज्जत दो की बात क्यों करता हूं? मैं वोट को इज्जत देने की बात इसीलिए करता हूं जो इन्होंने चीजें गिनवाई कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए अदारों को, तमाम अदारों को। अच्छा, मैंने लेना है एक ब्रेक, और लेकिन ब्रेक से पहले एक इज़हार अफसोस भी करना है। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, रुकन कौमी असम्बली थे, जनाब मुनीर खान और अगजई साहब, हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा तशरीफ़ लाए और 2006 में 2007 में उन्होंने बहुत से अमन मुआहदे कराए उस वक्त जो कबायली इलाका था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका आज इंतकाल हो गया है। हम उनके वफ़ात पर उनके ख़ानदान के साथ, उनके तमाम दोस्तों के साथ, बल्कि एक दूसरे के साथ इज़हार अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक छोटा सा क्लिप मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। एक ज़माना था जब मुनीर खान और अगजई साहब इधर बैठते थे और साथ वहाँ पे इमरान खान साहब बैठते थे। क्लिप देखिए। ये बैरूनी साजिश है, ये बैरूनी दुनिया, बाहर के ममालिक हमें आपस में इस किस्म की लड़ाके हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, हमको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए आप तो इस मुआहदे के पीछे जो इलेक्टेड अरकान पार्लियामेंट है उनका किरदार है। अभी मुनीर खान ने बात की, आप सब जानते हैं कि ये जिस तरफ जा रहा है काम, पाकिस्तान का माशी एक तरफ जो इस बुरहान क्राइसिस आ रहा है, उसके साथ साथ ये जिस तरफ जा रहा है और इसके अंदर कोई एंड नहीं नजर आ रही। तो एक वक्फा, और वक्फे से पहले एक दफ़ा फिर मुनीर खान और अगजई समेत वो तमाम लोग जो कोरोना से वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे से पहले हम सियासी कशीदगी पर बात कर रहे थे कि बजट इजलास से पहले अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या फिर बजट इजलास में सिर्फ हंगामा राई होगी। लेकिन इस वक्फे के दौरान बहुत से लोगों ने एक सवाल जो है वो बार बार भेजा है, और एक ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक का कंसर्न है कि एक तरफ तो हुकूमत क्रेडिट ले रही है जी कि हमने शुगर की इंक्वायरी करवाई है और पहली दफ़ा शुगर की इंक्वायरी सामने आ गई है, लेकिन शुगर की इंक्वायरी सामने आई है, उसमें आपने ये तो बता दिया है कि चीनी महंगी बेची जा रही थी और गलत बेची जा रही थी। लेकिन ये क्या एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि अभी तक चीनी की कीमत नीचे नहीं आई। तो नदीम अफजल चंद साहब, आज वफाकी काबीना का इजलास था और सुना है 5-6 घंटे लंबा इजलास था। उस इजलास में अवाम का ये जो दुख है, इस पर भी आपने को गौर किया है कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने शुगर की इंक्वायरी करवाई है, बड़ा अच्छा किया आपने इंक्वायरी करवाई है, वो शुगर की चीनी की कीमत नीचे नहीं आ रही। देखिए, आज कैबिनेट के अंदर जब रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन थी वो बयान की गई, उसके बाद असद उमर साहब ने ये पॉइंट आउट की आप वाली बात। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा असल टारगेट तो चीनी की कीमतें कम करना और रिफॉर्म्स करनी है ताकि ये शुगर इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म्स हों और आइंदा नजायज़ मुनाफाखोरी भी ना, जो जायज़ उनका मुनाफा है उनको मिले और ये सट्टाबाजी ख़त्म हो रही पूरी रिकमेंडेशन के ऊपर। वो फिर मुतल्लिका इदारों को रिकमेंडेशन आज भेज दी गई कैबिनेट के अप्रूवल के साथ, और मेरा ख्याल है जो मिनिस्ट्रियल प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसके ज़िम्मे लगाया गया, हफीज़ शेख साहब गालबन उसके सरबराह हैं, कि आप अगले 4-5 दिनों में शुगर की कीमतें नीचे आनी चाहिए। जो अगले 4-5 दिनों में ये वो वापस कैबिनेट के अंदर गालबन विद इन वीक वो करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता शुगर की कीमतें नीचे नहीं आती फिर? देखिए, अगर मगर की बात का मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ आपको। मैं तो आपको जो आज कैबिनेट में बात हुई, जो आपका कंसर्न जो आपने शो किया, जो आपके व्यूअर्स ने आपसे पूछा, मैं उसका जवाब आपको मैंने आपको अगर इसलिए कहा चंद साहब, मैं अब आप अगर इसलिए कहा कि थोड़े दिन मैं लाइव प्रोग्राम जा रहा है, मैं आप ना मुझसे ना मुझे ना फंसाए ना, इतना भी मैं बोला नहीं हूँ। तो अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। इसके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके लिए खास चीनी इंपोर्ट करनी पड़े, खास स्टॉकियों से चीनी निकलवानी पड़े, खास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना पड़े, चीनी की कीमत शुगर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात करना पड़े, सारी चीज़ें कि चीनी लाए कीमतें नीचे, क्योंकि इंडस्ट्री को भी हमने चला। आल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती सर, देखिए वो हमेशा डिक्टेट करती है हुकूमतों को, वो करती रही है, डिक्टेट करने की आदत पड़ी हुई है। ये तो इमरान खान को क्रेडिट देना कि अब उनकी डिक्टेशन नहीं चलती। हाँ, लेकिन ये तो आज ये क्रेडिट तो देना भाई। अब शहजाद अकबर साहब ने इधर बैठ के कहा, शहजाद अकबर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि शुगर मिल एसोसिएशन ने DGFIA वाजिद ज़िया को थ्रेट किया। वो थ्रेट किया तो जिसने थ्रेट किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई अभी तक? ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने ये बयान की। मैं आपको जो आज कैबिनेट के अंदर बात हुई है वो आपको बता रहा हूँ। चलें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में
चीनी की कीमत नीचे आएगी। आपके मुंह में घी और शक्कर, चीनी नहीं, घी और शक्कर, देसी चीनी घी, खानी नहीं चाहिए। देसी घी। शक्कर खाएं, चीनी ना खाएं। चीनी जो है वो जहर है। अब अगर आने वाले दिनों में ये जो जहर है यानी कि चीनी, इसकी कीमत कम हो जाती है तो इनको आप क्रेडिट देंगे? यार हामिद मीर साहब, मुझे ये बताएं कि 2 सालों में मैं कौन कौन सा इनको क्रेडिट दूं? इमरान खान साहब को क्या मईशत पाकिस्तान की ठीक हो गई? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया? एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ के करीब मज़ीद लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने बरामदात बढ़ा ली, इन्होंने कर्ज़े कम कर लिए, मैं किस चीज़ पर क्रेडिट दूं कि 115 रुपये का डॉलर था, आज 162 रुपये का है। तो ये कहते थे कि अगर 162 रुपये का हम इसलिए कर रहे हैं कि बरामदात हमारी बढ़ेंगी, क्या बढ़ गई? मैं किस चीज़ का इनको क्रेडिट दूं? इस बात पे क्रेडिट दूं कि कोरोना पर इन्होंने हिकमत अमली अच्छी बनाई और हमारी अमवात जो हैं वो कम हो गई या नुकसानात कम हो रहे हैं? ये कत्लेआम कर रहे हैं, ये कत्लेआम कर रहे हैं लोगों का। अगर कोरोना पे जो इन्होंने हिकमत अमली बनाई है, खुदा ना करे ऐसा हो, जो फिगर आ रही हैं सामने सिर्फ लाहौर की, जो 15 मई को एक रिपोर्ट इनको पेश की गई उसमें वज़ीर आला साहब को, तो 6,70,000 के करीब नए केसेस सामने आए सिर्फ लाहौर के। और एक अंदाजा है, एक अंदाजे के मुताबिक चले। और दूसरी तरफ ये जो कहते थे कि जनाब लॉकडाउन, हम इसलिए मुखालिफ थे, कंफ्यूज थे ना। जिन्होंने लॉकडाउन किया सख्त, जहां से ये वबा फूटी वो था चीन। आप मुझे ये बताएं, 1.25 अरब की आबादी है और 2 दिन पहले जो उनका रिपोर्ट सामने आई है सिर्फ 2 केस सामने आए हैं। मुझे ये बताएं कि उन्होंने हिकमत अमली से अपने नुकसान को कम से कम कर लिया और यहाँ लोग जो है वो मारने के लिए आपने छोड़ दिए। देखिए, चीन का और पाकिस्तान का आपस में कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि चाइना का सिस्टम और है, वहाँ पे आप जैसी मजबूत अपोजिशन नहीं है। वहाँ पे अगर हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान करती है तो सारे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे इस तरह की जमहूरियत नहीं है। ये मजबूत अपोजिशन है, ये मजबूत अपोजिशन है। अच्छा चलो, एक मजबूत नहीं है, इजाजत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात आपकी नहीं, फायदा या नुकसान है इनको? ये अपोजिशन है ही नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ है कि जितना इन्होंने 40 साल में जो खलवाड़ किया है ना इस मुल्क के सूबे के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा कमजोर सिस्टम इनको ड्रैगलिन कर रहा है। मैं कोरोना की बात हो रही एक बड़ी संजीदा बात कर रहे थे, मैं कोरोना की बात कर फ्यूचर का मसला कोरोना की मैं बात एक कर सेकंड यार नदीम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी संजीदगी का आलम ये देखें कि मैं कोरोना पे बात कर रहा हूँ और सवाल आप कोरोना के हवाले से कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे हालात चीन के हवाले से मुताबिकत नहीं रखते या उस तनाज़र में ना देखा जाए। यार मोहम्मद मीर साहब, ये पहले हमें पता नहीं था जब हम लॉकडाउन की सख्त लॉकडाउन की बात करते थे, और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन उस तरह की नहीं है। मुझे ये बताएं कि कोई हिकमत अमली वफाक ने बनाई हो और अपोजिशन के किसी बंदे ने मुखालफत की हो? आज भी हम कहते हैं कि कोई हिकमत अमली बनाए, हम आपके साथ खड़े हैं। हुकूमत बताती है आपको, जफर मिर्जा साहब बताते हैं कि इस्लामाबाद में जो पिम्स है वहाँ पे वेंटिलेटर मौजूद हैं, अपोजिशन कहती है वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। जरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी पिम्स के डॉक्टर अंसर महमूद साहब, उनका छोटा सा स्टेटमेंट जरा बताएं, वो क्या बता रहे हैं। मिनिस्ट्री को और एनडीएमए को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2 दिन पहले हमें 12 वेंटिलेटर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे मॉनिटर्स थे और दूसरी जो इसकी एक्सेसरीज थी वो अब हमें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। पेम्स में आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त हमारे पास 26 वेंटिलेटर्स हैं, इतने ही मॉनिटर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी इसकी बाकी की जो एक्सेसरीज हैं वो जहाँ पे हैं। तो ये मैंने इसलिए स्टेटमेंट आपको सुनवाई है कि आपकी पार्टी की एक सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि पिम्स में वेंटिलेटर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ये आपको सुनवा दूं। और एक मैंने वक्फा भी लेना है, और वक्फे से पहले मैंने मुनीर खान और अगज़ई साहब की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया था। और आज ही सिंध के एक सूबाई वज़ीर जो हैं, कच्ची वादियों के वज़ीर थे, गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, उनका भी कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हुआ है। उनके ख़ानदान के साथ और उनके साथियों के साथ भी हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुआ करें कि हमें इस तरह आने वाले दिनों में अपने प्रोग्राम में इस तरह अहम शख्सियात की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार ना करना पड़े। हमारे साथी दोस्त मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको भी कोरोना वायरस हो गया। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, उसी तरह सेहतयाब करे जिस तरह के ANP के रहनुमा
गुलाम अहमद बलोर साहब और मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं वो भी रिकवर कर गए हैं। अल्लाह करे बाकी भी रिकवर कर जाएँ। एक वक्फा मैंने और लेना है और वक्फे के बाद ये जो मेरे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनके दरमियान कुछ मज़ीद गुफ्तगू और होगी। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नदीम अफजल चंद साहब, कुछ अर्सा पहले आपकी मुख्तारे के साथ गुफ्तगू जो है वो लीक हुई थी। अब तो वो बजाय कि इसकी इंक्वायरी होती है कि वो गुफ्तगू कैसे लीक हुई है, अब तो उस पर गाने भी बनने शुरू हो गए हैं। मैंने आज एक गाना भी किसी ने मुझे भेजा है, लेकिन उसमें जो आपने बात की थी कि गल वध गई है मुख्तारिया, गवर्नमेंट 10 दी नहीं हो पाई, नहीं तो ये बात तो सही साबित हो गई। नहीं हुण तो गवर्नमेंट दसदी पई है गल वध गई हुण तो गल वध गई है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एडवाइजरी वो 30 पॉइंट एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने या सारे स्टेक होल्डर्स ने दी है, अब सबको अमल करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा एक देखें, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स पे भी प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं, आप मार्केट्स भी खुली हैं, सो लॉकडाउन सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं। तो अब तो लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। क्या वजह है कि लोग जो हैं वो बात नहीं सुन रहे? देखें, दो एटीट्यूड हैं अमन भाई, हकीकत जो है, एक तो कुछ लोग हमारे लापरवाह हैं, वो कोरोना को आज भी हकीकत नहीं तस्लीम करते हमारे देहातों में, छोटे शहरों में। और कुछ लोग जो हैं जो मजबूरन जिनके लिए मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एक छोटा सा तबका है जो है शुगलन फिर टुर रहा है, उनको ज़रा परहेज़ करनी चाहिए। जो मजबूर हैं, जो घर से निकले ना तो वो रोज़ी नहीं कमा सकते, दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वो SOP पर अमल कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। बाकी जो तबका है ना जो नॉन सीरियस ले रहा है, सबसे डेंजरस वो है। और एक वो तबका जो बिल्कुल ही मतलब जो समझता है देखा जाएगा, जो अयाशी आज भी अयाशी के ज़ुमरे में, जो कोरोना को भी अयाशी ले रहा है। तो वो दो तबके जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस है। दरमियान वाला तबका जो है ना जिसकी मजबूरी है वो SOP पे अमल कर रहा है। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, अब हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ है अपनी जगह पे, क्या वजह है कि सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है, वो लोगों से कह रही है टेक इट सीरियस, भाई संजीदगी से लें, हालात ख़राब हैं, मास्क पहन के बाहर निकलें, बच्चों का ख्याल करें, और वफाक में जो है वो एक पार्टी की हुकूमत है, वो भी कह रही है अभी ख्याल करें जिस तरह के ये कह रहे हैं। लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत ना इनकी बात सुन रही है ना आपकी बात सुन रही है, किसी की बात नहीं सुन रही, तो फिर जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान। हुक्मरान किस तरह जिम्मेदार? मैं अर्ज़ करता हूँ, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद कंफ्यूज थे, गैर संजीदा थे। अगर हुक्मरान इसको संजीदा लेते और जो मेयर्स ले रहे थे सिंध गवर्नमेंट वाले, क्या वो गलत था? उस वक्त उन्होंने जब कहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए तो वफाक से आवाज़ आती थी कि नरम लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। भाई बात यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसा और नरम लॉकडाउन कैसा और सख्त, उस वक्त ये मुखालफ थे कि जनाब कर्फ्यू के मैं मुखालफ हूँ। और भाई बात यह है कि आप मईशत को और ज़िंदगी को मिक्स कर रहे हो, दोनों चीज़ों को, दोनों चीज़ें लाजम हैं, मगर इससे ज़्यादा पहली जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए थी वो ज़िंदगी होनी चाहिए थी, उसके बाद मईशत होनी चाहिए थी। और मईशत भी आप मुझे ये बताएं कि क्या इस 4 माह से पहले दूध शहद की नहरें बह रही थी? पहले भी आपकी मैशत डूब चुकी थी। 2 सालों में जो आपने करतूत किए थे, जो आपने काम किया था, उसकी वजह से तो आप ये बता, और सारे अदादोशुमार आप गलत उस वक्त भी मैशत के हवाले से दे रहे थे, इसी तरह आप टेस्टिंग के हवाले से अदादोशुमार गलत दे रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पार्टी की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी अर्ज सुन लेना, वहाँ की लीडरशिप ने विजिट किया है। अच्छा, उसका वजह यह है, उसकी वजह यह है कि देखें, मैं भले चाहूँ या ना चाहूँ, मगर एक हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, और अगर वो बात जो करेंगे, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे, जो SOPs वो बनाएंगे, वो सिंध में भी उस पर अमल दरामद करवाने में आसानी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, मुजफ्फराबाद में भी। मगर बदकिस्मती ये है कि इनके पास ना पहले कोई हिकमत अमली थी, ना आज इन्होंने। अच्छा, अब चंद साहब, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान भी हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने शिकवा किया कि हमने 60 करोड़ रुपया मांगा था वफाक से, हमें इन्होंने पैसे नहीं दिए। गिलगित बल्तिस्तान के साथ तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। देखिए, आज कैबिनेट में भी इशू डिस्कस हुआ है कि वहाँ के फंड्स के हवाले से, और आज अभी जब हमारी कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो रही थी तो उसके बाद फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर AJK की मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ।
हम उन दोनों AJK का और गिलगित बल्तिस्तान का बिल्कुल हुकूमत ध्यान रखेगी। इस तरह नहीं करेगी जिस तरह नून लीग की क़यादत अपनी पार्टी सरबराह है, आज तक अपने उन दो जगहों पे भी नहीं गया जहाँ इनकी हुकूमत है, कोरोना से या पार्टी। देखिए इंटेलेक्चुअल एक बात करें ना, एक सिर्फ लीडरशिप, ये सिर्फ सियासत करते हैं, बस आया इक़्तिदार में हलफ उठाया और ऐवान वज़ीर आला, ऐवान वज़ीर आज़म, सियासत होती है लोगों के साथ जीना मरना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, उनको बैठ के आप एक जंग लड़नी है आपने कहा। तो अगर शहबाज शरीफ साहब माल्टा उनकी जगह जीबी में तो आज कैबिनेट ने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को हुकूमत की प्रायोरिटी पे है, वहां के कोई फंड्स की कटौती नहीं होगी, फंड्स भी मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आजाद कश्मीर को देख लीजिएगा, ये अमल नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा है कि आज काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फंड्स नहीं रोके जाएंगे। तो अगर इन्होंने बात कही है तो हम इस पर यकीन करते हैं, लेकिन मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस वक्त जो हमें सूरत हाल का सामना है, इसमें सब सूबों का ख्याल रखें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खसूसी तौर पर ख्याल रखें, खसूसी तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो मैसेज जो है वो कहाँ तक जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।